स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं हिंदी का। और इससे पहले आप लोग का हेल्थ केयर का एग्जाम में भी सारे प्रश्न पूछे गए थे और आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से बना कर आए होंगे। तो अब हम हिंदी की ओर तैयारी करते हैं और हिंदी जो कि हमारा एग्जाम 17 तारीख को होने वाला है, तो हम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से हो सके। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि इस बार का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, वो उसमें कुल 52 प्रश्न पूछे जाएँगे, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न 2023 के क्वेश्चन है, जिसमें से 1 से 4 तक हमारा गद्यांश पूछा गया है। गद्यांश को पढ़कर सभी प्रश्नों का हल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश क्या कह रहा है कि हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीख खा सकते हैं, मतलब कि कठोर चीज़ जो होते हैं हम लोग खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। ठीक गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसीलिए वे क्या करते हैं, वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाता है, उसी तरह माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव खाते हैं जिससे वे बड़े होते हैं। साथ ही जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और इस तरह से हमारा पेड़ जो है वो मर जाता है। तो काफ़ी अच्छा गद्यांश पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं, प्रश्न जो हमारा इस गद्यांश से पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहले जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, तो अभी हमने ऊपर बताया है कि गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी 2 में दिया गया है, तो 2 हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, तो अभी ऊपर बताएं कि हम मनुष्य का दांत होते हैं, जबकि छोटे बच्चे का दांत नहीं होते हैं, और पेड़ पौधे को भी उसी तरह दांत नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। ऊपर हमने बताए थे कि गाछ वृक्ष जो है जड़ों के द्वारा रसपान करते हैं और इस तरह से वो फलते फूलते भी हैं। साथ ही प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि पेड़ कब मर जाते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि पानी जब हम पेड़ पौधों को नहीं देते हैं तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं, यानी कि पानी ना मिलने के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने गद्यांश को कंप्लीट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम पद्यांश को देखेंगे जो काव्यांश के रूप में होता है। काव्यांश भी काफ़ी अच्छा पूछा गया है और काव्यांश 5 से 8 तक जो हमारा प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 से 8 तक उनका हल करना है। तो देखिए गद्यांश क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। अर्थात कवि कहता है कि मनुष्य को लक्ष्य तक पहुँचे बिना विश्राम कैसा, यानी कि हमें विश्राम नहीं करना चाहिए, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति जब तक ना हो जाए हमें लक्ष्य की ओर बढ़नी चाहिए। लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग ही भी हम जानते। कवि कहता है कि लक्ष्य बहुत दुर्गम है, लेकिन कहता है कि दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। हमारा जो रास्ता होता है वो कांटों से भरा होता है, लेकिन कभी कहता है कि हम उसे फूल की तरह मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन या अकाल विराम कैसा लक्ष्य तक। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं आगे क्या कहता है कभी कि धनुष से जो छूटता है बाण कब मार्ग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य को ही भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा लक्ष्य लक्ष्य तक। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो। तो काव्यांश को आप लोग बारीकी से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा काव्यांश है। लास्ट में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती है, मतलब सूर्य की किरणें जो है वो धरती पर पहुँचती है। कलिया का नाश करते जो जगमग जगत धरती, मतलब अंधेरी रात जो है वो क्या होते हैं, पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और अब उजाला छा जाता है। ज्योति के हम पुंज फिर हमको अमा से भीति कैसा लक्ष्य तक। अर्थात हमें इससे डरना क्या है, बल्कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। तो प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो धनुष से जो बाण छूटता है वो लक्ष्य को भेद कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों
कि लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं, मतलब कांटों को क्या मानते हैं, तो फूल मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है, तो अभी हमने बताया स्वर्ण की जैसी, सोने की जैसी होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहाँ तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो पथिक को क्या, सारे लोगों को, जितने भी पथिक है या फिर लोग हैं, सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना या लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से खंड 1 यानी का को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम खंड खा को देखेंगे, जिसमें से हमारा व्याकरण पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल पर अंत तक बने रहें और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण का पहला प्रश्न कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, तो सबको पता है कि जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित होता है सकर्मक क्रिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बच्चा पुस्तकें पढ़ रहा है, इसमें क्रिया क्या है, तो क्रिया तो सकर्मक होगा ना, बच्चा किताब पढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। अब प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है, क्रिया का पद पूछा जा रहा है, तो हमारा क्रियापद जो होगा जोत रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न काफी इजी पूछा गया था और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, इस बार का भी पैटर्न काफी अच्छा होने वाला है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो रमेश हंस रहा है, रमेश हंस रहा है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आकाश हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो श्वेत का अनेकार्थी शब्द श्याम नहीं होगा, जबकि सफेद होता है, उजाला होता है, सफेदी होता है। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, तो अव्यय शब्द आप लोग को पता है, अथवा, किंतु, परंतु, जो भी शब्द रहे सब अव्यय शब्द होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पता नहीं वह, तो आप लोग को पता है कि कह रहा है कि चला गया, यानी कि पता नहीं वह कब चला गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 17 नंबर का रहा शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, यह कौन सा वाक्य है, तो यह सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है और मेहनत करते रहें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको जो क्वेश्चन बताया जाता है तो कहते हैं सर इससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उस सब पर पढ़ना नहीं है। जब हम मेहनत करते हैं तो ये सोचकर नहीं कि हमारा यही प्रश्न आएगा, इसीलिए आप मेहनत करते रहें, आपका परिणाम अच्छा होगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अवयवी भाव समास हो जाएगा। वहीं तत्पुरुष समास किसमें होता है, तो तत्व की प्रधानता होती है, उसको हम लोग तत्पुरुष कहते हैं। बहुब्रीहि समास जिसमें विशेषता बताई जाती है, जैसे कि लंबा उदर अर्थात लंबोदर, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा भी गया है कि निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है, तो देखिए यहाँ दे दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, बहुब्रीहि समास लंबोदर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का आ रहा है पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है, तो आप लोग को पता है कि पक्षी आकाश में उड़ेंगे यानी कि कर्तूरी वाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने व्याकरण यानी खंड खा को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा खंड गाँव में जो है पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पूछे जाते हैं, तो हम उन गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसका हल करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते थे। तो बाल गोविंद भगत का दिनचर्या का आचरण का कारण क्या था, ये आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाएंगे। इसके अलावा माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, ये भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, तो इकलौता बेटा था, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो अभी हमने ऊपर बताया कि सुस्त और बोधा सा था, जिसके कारण उसे बाल गोविंद भगत अधिक मानते थे। यहाँ पे थोड़ा सा और भी गद्यांश दिया गया, जोड़ा गया, जैसे फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों, तो विधान यानी कि फादर बुलके की मृत्यु किस रोग से हुई, तो जहरवाद से हुई, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वहीं 24 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि विधान का क्या अर्थ होता है। तो विधान का अर्थ होता है नियम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा काव्यांश पूछे जाते हैं पाठ्य पुस्तक से, उनको देखेंगे, जिसमें से कह रहा है कि हमारे हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंदन उर यह धिंड करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जाकरी। अर्थात गोपियां जो है सोते जागते हर समय एक ही रट लगाए रहती है श्री कृष्ण की। तो गोपियां की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है। तो हारिल पक्षी की तरह हो गई है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। साथ ही यहाँ से आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा कि उद्धव के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके अलावा उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, नंद नंदन कहा गया किसको। तो कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। अब कुछ गद्यांश को भी जोड़ा, काव्यांश अलग से जोड़ा गया, जहाँ कह रहा है घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित लालित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले। काफ़ी अच्छा काव्यांश है। और प्रश्न आप हम लोग देखेंगे, जहाँ कह रहा है 27 नंबर की यह पद्यांश किस कविता का अंश है। तो आप लोग को पता है कि यह उत्साह कविता से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। वहीं 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि जो है, कभी बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं। तो कभी बादल को पूरा आकाश घेरने को कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि कैप्टन कौन था। तो आप लोग को पता है कैप्टन चश्मा बेचने वाला था, जो कि प्रत्येक दिन नेताजी के चश्मा पर चश्मे को बदलते थे। यहाँ से आप लोग का पूछा जाएगा पान वाले का रेखाचित्र वर्णन करें। तो पान वाला काला मोटा कलोठा और हमेशा मुंह में पान ठूसे हुए रहते थे, और जब किसी से वह बात करते थे तो उनका तोत थिरक जाते थे, और इस दौरान वह पान को पीछे गेट से पिचकारी मारकर फिर लोगों से बात करते थे। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने खीर खाने से क्यों इनकार कर दिया था। तो आप लोग को पता है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लेखक ने खीर खाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां क्यों बजाते थे। मतलब बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे मेरे प्यारे बच्चों। तो शहनाई बजाते थे। और यहाँ से आप लोग को पूछा जाएगा कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो डुमराव में नरकट जो शहनाई बजाते जाते हैं वो घास मिलते हैं, और साथ ही डुमराव जो है बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है, इसीलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, ये भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। वहीं 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता। तो आप लोग को पता है कि इनका जो बचपना है वो अजमेर में मिला था। अब हम 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जहाँ पे कह रहा है कि परशुराम के गुरु कौन थे। तो परशुराम के गुरु शिव थे। यहाँ से आप लोग को प्रश्न करना है कि राम, परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद हुआ उसका वर्णन करें, अथवा धनुष टूट जाने के पक्ष में लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए। नेक्स्ट प्रश्न है कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो आप लोग को पता है कि कवि नागार्जुन को यात्री के नाम से प्रतिष्ठित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। मृगतृष्णा का अर्थ होता है छलावा होता है। मृगतृष्णा रेगिस्तान में चमचमाती हुई बालू को ढेर को कहा गया है, जहाँ पे लोग जहाँ दूर से प्रतीत होता है कि पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि पानी नहीं बल्कि बालू का ढेर है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो मुख्य गायक की जो आवाज़ थी वो चट्टान जैसी भारी, हल्की फुल्की, लड़की जैसी पतली, चट्टान जैसी भारी। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, चट्टान जैसी भारी। वहीं 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में करना है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी। तो लंबी लंबी जटाएं थी, घुंघरैले बाल थी, छोटे छोटे बाल थे, या तेज तेज दर्द। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में लिखें। और 38 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। तो बारात का जुलूस निकालते थे। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। वहीं भोलानाथ अपने साथियों को देकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये आप लोग सब्जेक्टिव में कर लीजिएगा। इसके अलावा माता के अचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति किस प्रकार का वात्सल्य व्यक्त हुआ, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। तो दिल्ली में स्थित थी, और इस बार इस आप लोग का चैप्टर से हटाया गया चैप्टर को, तो हो सकता है पूछ दे, इसलिए हमने इस प्रश्न को ले लिए हैं। वहीं आखिरी प्रश्न कह रहा है गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों
गंगटोक को मेहनत कश का बादशाह क्यों कहा गया, ये आप लोग का सब्जेक्टिव में तैयारी करके जानना है। और कटाओं के सैलानियों का जो क्वेश्चन होता है, कभी श्वेत कभी पताका वाला जो प्रश्न है उसको भी कर लेना है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग का एग्जाम में इस बार प्रश्न जो पूछे जाएंगे एमसीक्यू प्रश्न 30 यानी कि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आ चुके होंगे या फिर आ गए होंगे। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।